Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABSIT College of Engineering. Dear student, this is lecture number 34.3 यानी ये 34 का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि डबल इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो पोलर अगर कर्व हो तो कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाता है, यानी ये पोलर कर्व का इंटीग्रेशन है। द डबल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन आर एंड थीटा, यानी जो फंक्शन है हमारा वो आर और थीटा में है। इससे पहले जो हमने डबल इंटीग्रेशन किया वो कार्टेशियन फॉर्म में था, यानी आपका जो कर्व होता था वो एक्स वाई प्लेन में होता था। अब जो आपका कर्व है वो पोलर फॉर्म यानी आर और थीटा में है। ओवर दी पोलर रेक्टेंगुलर रीजन आर, कोई रीजन आर है जिस रीजन को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो ये मेरा रीजन आर हो गया है जिसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, जो आर और थीटा कर्व के अंदर है। उसको अगर हम डिफाइन करें तो हमारी डेफिनेशन वहाँ पर भी थी कि रीजन आर के अराउंड एफ ऑफ एक्स वाई डी ए वहाँ पे डेफिनेशन होती थी, जो एरिया हम फाइंड करते थे उस कर्व के अराउंड। यहाँ पर चूंकि जो फंक्शन है वो आर और थीटा का है तो आर और थीटा में ही हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डेफिनेशन हो जाती है, जब हम आर और थीटा में इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी डेफिनेशन होती है एफ ऑफ थीटा आर डी आर और डी थीटा, यानी जो हमारा इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा आर डी आर और डी थीटा। अब यहाँ पर जो हमारा ये रीजन बन के आया आर डी आर और डी थीटा, अगर हम उसको देखें तो वो जो रीजन है वो रीजन कुछ इस तरीके से है कि आर इक्वस टू आर वन एक फंक्शन है, आर इक्वस टू आर टू एक दूसरा फंक्शन है, कर्व उससे बाउंडेड है। और थीटा को अगर देखें तो वो दो एंगल्स के बीच में आ रहा है। थीटा यहाँ से जब इनिशियल लाइन जो एक्स एक्सिस होता है इनिशियल लाइन से चलना शुरू होता है, जो एंगल हमारा है वो अल्फ़ा टू बीटा है। अब मे बी अल्फ़ा 0 हो सकता है और अल्फ़ा को देखें तो वो पाई/2 भी हो सकता है, बीटा और आगे रोटेट हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे अल्फ़ा और बीटा के बीच में रीजन है हमारा। जो टोटल रीजन आ रहा है वो R1 और R2 के बीच में है, जहाँ पर हमारा फंक्शन लाई कर रहा है, जिसको हमें रीजन को फाइंड करना है। और वो अल्फ़ा थीटा इक्वस टू अल्फ़ा और बीटा के बीच में आ रहा है, यानी उसकी डेफिनेशन हो जाएगी R इक्वस टू R1 R2 से लेकर के अल्फ़ा थीटा की जो लिमिट हो जाएगी वो अल्फ़ा टू बीटा, यानी जो हमारा R है वो लाई कर रहा है R1 से R2 के बीच में। ये हमारा कर्व है। R1 इज़ दी फंक्शन ऑफ थीटा 1, यानी ये थीटा का फंक्शन होगा, और ये जो R2 है ये भी हमारा थीटा का फंक्शन होता है, यानी ये दोनों ही थीटा के फंक्शन हैं। मे भी हो सकता है ये कांस्टेंट लिमिट रहते हों। अगर ये लिमिट कांस्टेंट हैं, दोनों की लिमिट अगर कांस्टेंट होती हैं थीटा की भी और आर की भी, तो पहले आप किसी के भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट लिमिट को हम दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग भी दे सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आर की लिमिट फंक्शन की टर्म में होती है, थीटा की टर्म में हो, तो फिर हमें पहले आर के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। थीटा की लिमिट अगर कांस्टेंट है तो फिर हम उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बाद में करते हैं। तो अगर हम इसके एक वर्किंग रूल को समझे स्टूडेंट, तो एक वर्किंग रूल हम इसका समझ लेते हैं कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 में ट्रेस दी कर्व। सबसे पहले आपको कर्व को ट्रेस करना होगा। जो भी आपको रीजन दिए हैं R1 और R2, उन दोनों से जो कर्व बाउंडेड है उसको पहले आप ट्रेस करेंगे। उसके बाद फाइंड द लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, यानी थीटा की उस लिमिट को फाइंड करेंगे दोनों की हेल्प लेकर के। हम R1 और R2 दो फंक्शन दिए हैं, दोनों को ट्रेस करने के बाद दोनों को सॉल्व करेंगे और वहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे कि थीटा कहाँ कहाँ पर लाई करता है। जो दोनों कर्व आपको दिए गए हैं उनको सॉल्व करने के बाद हमें थीटा पता चल जाएगा। इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द लिमिट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, यानी जो भी फंक्शन की टर्म में दिया हुआ होगा पहले हम उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट। तो पहला इंटीग्रेशन उसके रेस्पेक्ट में होगा जिसकी लिमिट हमें फंक्शन की टर्म में दी जाती है, तो पहले हम उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो मान लीजिए कि थीटा जो आर की लिमिट है वो थीटा की टर्म में है, तो पहला इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में होगा और जो दूसरा इंटीग्रेशन होना है वो थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं इसे स्टूडेंट। मान लीजिए मुझे एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आर साइन थीटा डी आर डी थीटा ओवर दी कर्व। एक कार्डाइड आपको दिया है r इक्वस टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अगर हम इस कार्डाइड को देखें तो पहले सबसे हम इस कार्डाइड को बना लेते हैं। ये कार्डाइड है क्या? सभी ने इस कार्डाइड को पहले भी बनाया, हमने कर्व ट्रेसिंग में भी इसको समझा था। अगर मैं इस कार्डाइड को देखूं r इक्वस टू ए कोस थीटा, तो ये कार्डाइड कुछ इस तरीके से बनता है कि ये हो जाएगा r इक्वस टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, यानी ऐसे बनेगा ये कर्व।
तो r इक्वस टू ए इंटू 1 + cos थीटा को मैंने ट्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो थीटा इक्वस टू 0 होता है, यहाँ पर देखें तो थीटा इक्वस टू π/2 होता है, और इस पॉइंट पे आके देखेंगे थीटा इक्वस टू पाई हो जाता है। तो जब हमने इस कर्व को बनाया था तो इस तरीके से बनाया। अभी उसने कर्व जो दिया है वो कर्व मैंने देख लिया। अभी उसने ये भी कहा अबाउ द इनिशियल लाइन, यानी कि जो इंटीग्रेशन आपको करना है स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अबाउ द इनिशियल लाइन यानी इनिशियल लाइन से आपको ऊपर रहना है, यानी कि कर्व यहाँ पर इसका आपको इंटीग्रेशन चाहिए, आपको नीचे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं चाहिए। तो केवल आपको इतना ही करना है, इनिशियल लाइन से ऊपर ऊपर का इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो इसका मतलब थीटा इक्वस टू 0 से लेकर के पाई हो गया, और इस लाइन पर चूंकि r 0 है और ऊपर r इक्वस टू दिस है, तो यानी हमारा जो इंटीग्रेशन है, अगर हम डेफिनेशन से चलें तो जो डेफिनेशन हमारी बन के आई वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बन रही है स्टूडेंट्स, कि जो डबल इंटीग्रेशन होगा यानी इंटीग्रेशन r साइन थीटा dr डी थीटा इक्वल हो जाएगा, थीटा की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के पाई हो गई है, और r की जो लिमिट है इस लाइन पर वो 0 है, और जा कहाँ तक रहा है, a इंटू 1 + cos थीटा, और r साइन थीटा dr और डी थीटा। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि कर्व कैसे ट्रेस हो रहा है, फिर आर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, उसको हमने देख लिया। ये रीजन हमारा है जिसको हमें पता करना है। अगर हमें पूरे का करना होता तो भी हम थीटा की लिमिट 0 से लेकर के पाई लगा करके लिमिट को ट्वाइस, इंटीग्रेशन को ट्वाइस कर सकते थे। या तो फिर अगर हम ट्वाइस नहीं करना चाहते इंटीग्रेशन को, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लिमिट थीटा इक्वस टू 0 से लेकर के टोटल हम 2π तक लगा दें। या तो सबसे अच्छा है कि एक इंटीग्रेशन आपका ये हो गया है, दूसरा इंटीग्रेशन आपका ये हो गया। अगर पूरे का हमें निकालना होता तो हम थीटा की लिमिट 0 से पाई लगा करके दूसरे के लिए ट्वाइस कर देते, तो हमें टोटल इंटीग्रेशन भी मिल जाता। तो पहला इंटीग्रेशन चूंकि आर की जो लिमिट है वो थीटा की टर्म में है, तो पहला इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू आर होगा। तो आर के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा 0 से पाई रहेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा r² और साइन थीटा और डी थीटा। अब इसकी जो लिमिट है r² की वो 0 से लेकर के a इंटू 1 + cos थीटा है, तो उसकी लिमिट लगा देते हैं। सिमिलरली जब हम उसकी लिमिट को लगाएंगे तो थीटा 0 से लेकर के पाई तक हो जाएगा, और यहाँ पर जब मैं रखूँगा तो a² होगा, और ये हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और इंटू होगा साइन थीटा और डी थीटा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हमें इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट तो ध्यान से देखिए। एक तरीका तो ये है कि हम अंदर वाले फंक्शन को कुछ मान लें और बाहर उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। यानी 1 + cos थीटा को अगर मैं t मान लूँ तो उसका डेरिवेटिव साइन थीटा वहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। या तो हम पहले इसको ओपन कर लें और ओपन करने के बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a² बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos² थीटा और प्लस 2 cos थीटा, और फिर हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन ये जो प्रोसेस है थोड़ा बड़ा हो रहा है स्टूडेंट, तो इससे अच्छा ये है r²/2, सॉरी स्टूडेंट, इंटीग्रेशन r²/2 होना चाहिए था, तो a²/2 बाहर हो जाएगा। तो यानी स्टूडेंट अगर मैं इस इंटीग्रेशन को देखूं तो मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसे भी कर सकता हूं कि इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है 1 + cos थीटा का, अगर मैं डेरिवेटिव देखूं तो डेरिवेटिव यहाँ पे है साइन थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a²/2 बाहर, और cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा 1 + cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 + cos थीटा की पावर 3/3, और ये होगा लिमिट हो जाएगी, इसकी लिमिट होगी थीटा वेरी इक्वस टू 0 से लेकर के पाई। जब मैंने इसको t माना तो इसका डेरिवेटिव चूँकि माइनस होता है तो वो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यानी ये वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट लगाऊंगा, तो यानी ये मेरे पास माइनस का a²/2 रहेगा, और जब मैं पाई रखूँगा इसमें तो 1 + पाई 0 हो जाएगा, क्योंकि cos पाई 0 होता है, और जब मैं 0 रखूँगा तो ये 1 + 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 होने का मतलब ये है
कि 1/3 होने का मतलब ये है कि ये 1 और 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो यानी 2 की पावर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा, यानी माइनस के माइनस माइनस चूँकि 0 पर रखने से प्लस हो रहा है तो ये भी माइनस के साथ हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a²/2, और ये भी 2 की पावर 3 है और अपॉन में 3, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 4 हो गया, तो 4a²/3 हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से हम अपना इंटीग्रेशन स्टूडेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया है। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर मुझे एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखता हूँ। एक और मेरे पास प्रॉब्लम है, उसने कहा मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो अगर ये इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है तो मुझे सारी कंडीशन चूँकि गिवन है, इंटीग्रेशन है r sin 2 थीटा dr और d थीटा, थीटा की लिमिट आपको गिवन है 0 से लेकर के पाई, एंड r भी आपको गिवन है, r है 0 से लेकर के 2√cos 2 थीटा। तो इसका मतलब ये है, इस बार हमें कर्व को ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें हमें गिवन हैं। तो जो भी आपको गिवन है उस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। थीटा हो जाएगा 0 से लेकर के पाई, जो गिवन है उसको यूज़ कर लेते हैं। आर हो जाएगा 0 से लेकर के 2√cos 2 थीटा, और यहाँ है r sin 2 थीटा dr और d थीटा। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जब मैं पहले इंटीग्रेशन करूँगा, क्योंकि थीटा की टर्म में है r, तो पहले इंटीग्रेशन मुझे r के रेस्पेक्ट में ही फिर से करना होगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2 और उसकी लिमिट है 0 से लेकर के 2√cos 2 थीटा, और ये हो जाएगा sin 2 थीटा एज इट इज़ और d थीटा। लिमिट लगा देते हैं, तो जब हम इसकी लिमिट लगाएंगे तो थीटा वेरी इक्वल्स टू 0 से पाई हो जाएगा, ये /2 बाहर हो गया। साथ में जब मैं ये वैल्यू यहाँ रखूँगा तो स्क्वायर हो रहा है, तो ये 4cos 2 थीटा हो जाएगा, और इंटू sin 2 थीटा होगा और d थीटा हो जाएगा, यानी 2 से ये 2 कैंसिल, और ये sin 2 थीटा cos थीटा इज sin 4 थीटा, यानी ये हो जाएगा 0, थीटा इक्वल्स टू 0 से लेकर के पाई, और ये sin 4 थीटा और d थीटा। इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए या तो मैं इसको यहीं से इंटीग्रेट कर दूं, या तो फिर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहीं से अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos 4 थीटा अपॉन 4, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के पाई। तो पहले जब मैं पाई रखूँगा तो पाई पे जो वैल्यू मुझे मिल रही है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ पाई पर वैल्यू, तो पाई पर जो वैल्यू आ रही है वो पाई पर वैल्यू हो जाएगी cos 4 पाई इज़ 1, तो -1/4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब मैं 0 यहाँ रखूँगा तो ये 1/4 हो गया, यानी इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन की 0 आएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपना इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मैंने इस लेक्चर में आपको पोलर फॉर्म की पोलर क्वेश्चन को करके दिखाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि डबल इंटीग्रेशन का चेंज ऑफ ऑर्डर कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हम किसी इंटीग्रेशन का ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।